नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी बन गई है? क्या सरकार बनने से पहले ही कैबिनेट की पोस्ट बांटी जा रही हैं? क्या बीजेपी का भीतराघात ही उसको ले डूबेगा? क्या कुछ लोगों ने मोदी को रोकने की तैयारी कर रखी है? इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बीजेपी अपने विरोधियों से तो चुनाव में लड़ लेगी, लेकिन अपनों का क्या? लेकिन पार्टी के अंदर के विरोधियों से कैसे लड़ेगी? यह सवाल हमारा नहीं है। यह सवाल बीजेपी के उपाध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती का है। नरेंद्र मोदी के नाम की माला जप रहे बीजेपी नेताओं के कानों तक यह सवाल शायद नहीं पहुंच पा रहा, जबकि जमीनी स्तर पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही पार्टी की जड़ खोदने में जुटे दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी जिस तरह से अलग अलग सुर में बोल रहे हैं, उससे ये बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या बीजेपी का मतलब बागियों और झगड़ालुओं की पार्टी है? कहीं बीजेपी में छिड़ा घमासान मोदी के मिशन 272 प्लस की नैया तो नहीं डुबो देगा? आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार है। बीजेपी नेताओं के हौसले के साथ साथ अब निगाहें भी आसमान पर हैं, वरना उन्हें जमीन पर चल रहा बीजेपी का घरेलू घमासान जरूर दिख जाता। हम बाड़मेर में जसवंत सिंह की बगावत की बात नहीं कर रहे। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है। बिकॉज आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कल करूंगा। हम देवरिया में कलराज मिश्र को उम्मीदवार बनाने के विरोध की बात भी नहीं कर रहे। हम फैजाबाद और जौनपुर की बात भी नहीं कर रहे, जहां भगवा के पुराने झंडा बरदारों ने ही बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। अब ये संत लोग तय करेंगे कि बैनर किसका रहेगा। हिंदू महासभा की बैनर रह सकता है, शिवसेना का रह सकता है, या संत लोग जो आदेश देंगे वैसा काम करो। हम तो बात कर रहे हैं बीजेपी उपाध्यक्ष और झांसी से उम्मीदवार साध्वी उमा भारती की, जिन्हें साफ महसूस हो रहा है कि बीजेपी को दुश्मनों की क्या जरूरत, उसे हराने के लिए तो अपने ही काफी हैं। सपा से तो लड़ लूंगी, लेकिन भाजपा के लोग अगर ऐसी झूठी खबरें देंगे कि मैंने भोपाल से टिकट मांगा है राजनाथ को चिट्ठी लिखते हुए। उमा भारती की बात बेहद गंभीर है, क्योंकि उमा भारती जो कह रही हैं वो सच्चाई यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार उन सभी राज्यों में नजर आ रही है, जिनके दम पर बीजेपी अब की बार मोदी सरकार का सपना देख रही है। इन सभी राज्यों में टिकट बंटवारे का बवाल देखकर लगता है कि बीजेपी अब बागियों और झगड़ालुओं की पार्टी बन गई है। बीजेपी की गुटबाजी का एक और नया अध्याय मतदान के ठीक पहले खुल गया है। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का राग छेड़ने पर कितना कोहराम मचा था, अभी लोग भूले नहीं हैं। और अब अचानक बीजेपी में सरकार बनने से पहले ही डिप्टी पीएम पद के लिए होड़ मचने लगी है। पंजाब में अरुण जेटली को डिप्टी पीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में सुषमा स्वराज को। मैनू तो लगता कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे तो खजाना भी इतना कोले होंगे। तो इस बार दीदी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगी, दीदी या तो मंत्री बनेगी या उप प्रधानमंत्री बनेगी। ये आप और हमको तय करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी वाकई मोदी की अगुवाई में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो फिर वो एकजुटता नेताओं के बयान में नजर क्यों नहीं आती? क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बातों से पार्टी में बगावत, भीतरघात और अंदरूनी झगड़े की बू आ रही है? मैंने शिवराज जी से कहा है कि वो इसकी जांच बिठाएं कि ये झूठी खबर कैसे आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पीआर डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेवारी है। वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है।
अब सवाल यह है कि आखिरी दौर में बीजेपी के नेता कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे। बीजेपी में बगावत और भितरघात का अंदेशा जिस कदर गंभीर होता जा रहा है, उससे ये सवाल भी उठने लगा है कि कहीं घरेलू घमासान ही मोदी के मिशन 272 प्लस की लुटिया न डुबो दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिलचस्प तथ्य यह है कि इंडिया न्यूज ने कल कांग्रेस का एक आंतरिक सर्वे दिखाया था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस 100 के आसपास रह सकती है, लेकिन उसमें आखिरी में एक नोट था जिसमें उम्मीद की किरण थी, और उम्मीद की किरण ये थी कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े और नीचे के काडर की कलह उन्हें फायदा दिला सकती है। तो कांग्रेस भी इसी पर निर्भर बैठी है कि कितनी क्या कलह बीजेपी की क्या फायदा दिला पाएगी कांग्रेस को। यही बड़ा सवाल है हमारी बड़ी बहस के मुद्दे का। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ एडिटर सामना दोपहर के सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जेडीयू के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रभात झा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी के वरिष्ठ नेता भोपाल से। प्रभात झा, मेरा पहला सवाल, घर को आग न लग जाए घर के चिराग से। संभव ही नहीं है। नहीं, यहां तो लंबी लिस्ट है। आपने अभी आपकी सारी स्टोरी सुन रहा था मैं, लंबी लिस्ट नहीं है, 5 जगह की बात बताई गई है मात्र। 450 से अधिक स्थानों में लड़ रहे भाजपा, अगर 4-5 स्थानों पर ऐसी कोई बात होती है तो मैं उसको कोई बहुत बड़ा मामला नहीं मानता। और इसको झगड़ालू पार्टी आप कह सकते हैं और आपको कहने का अधिकार हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं मानते। हम मानते हैं कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्व के चुनावों से बहुत सॉफ्ट चल रही है, बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। ये 4-5 स्थान नहीं जनाब, 4-5 राज्य हैं प्रभात झा जी, 4-5 राज्य, 4-5 स्टेट्स, और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता सकते हैं। 4-5 राज्यों के दीपक जी, 4-5 राज्यों के 4-5 स्थान ही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 4-5 राज्य, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, ये हमेशा से होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टिकट जिसको मिलता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसको नाराज होता है। और ऐसी घटनाएं राजनीति में सदैव होती रही हैं, सदैव होती रहेंगी। इसके कारण कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं मचता है। अवधेश कुमार जी। प्रभात जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से उनको अपने पार्टी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन देखिए झगड़ालू या आग लगने का केवल ये नहीं है कि कहां कहां केवल वो पार्टी विरोध हो रहा है। इसको 2 तरीकों से देखिए। अगर आपको अपने साथियों के साथ जो कमान जिसके हाथ में है, अगर कोई युद्ध फतह करनी है और उनको भी जिता के लाना है, तो जो साथी कम से कम कमान के स्तर पर नेतृत्व में है, उनके अंदर एकता और आपसी विश्वास और संवेदनशीलता ये और समर्पण चाहिए। साथ ही साथ आपका घर मजबूत और संगठित होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा का घर पूरी तरह फूट गया है, लेकिन 2 बातें बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक कि जिनके जिम्मे घर को संभाल कर रखना था, कोई समस्या उभरे उसका निदान करना था और समस्या की पहचान करके पहले से उसका ठीक प्रबंधन करना था, उन लोगों ने स्वार्थवश और कुछ ने नासमझी में ऐसा नहीं किया है। दूसरा यह है कि आपके घर में अगर कोई समस्या है तो घर की इज्जत का साधारण परिवार की तरह ले लीजिए, उसको ढक के रखते हैं। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यह जिम्मेवारी निभाने के बाद घर की इज्जत को ही बाहर जो है बताने की कोशिश की है कि हम क्या करते हैं। और ये 2 स्थितियां ऐसी हुई हैं कि कम से कम तीन प्रदेश था प्रभात जी, जिसमें मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश और गुजरात को छोड़कर कि भारतीय मोदी के नाम की लहर थी। वो था बिहार, वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आप इस समय बिहार के जिले जिले में चले जाइए, आपको कार्यकर्ताओं की निराशा, जगह जगह भले खुल के झंडा नहीं उठ रहा है, लेकिन विरोध और विद्रोह वो देखना पड़ेगा जो आपको सतह पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 40 जगह की लिस्ट अभी मेरे पास है। आज ही बिहार के एक प्रमुख नेता चंद्रमोहन राय ने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। तो इसका अगर आप कारण तलाशेंगे तो यह साधारण स्थिति नहीं है। जिस पार्टी के पक्ष में और जिस नेता के पक्ष में देश की जनता खड़ी हो, उस पार्टी के लोग ही अगर यह स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा दीपक जी कि इसका कारण क्या है, नहीं तो यह लंबा खींच जाएगा। लेकिन इस समय में प्रभात जी की बात से सहमत होना मेरे लिए तथ्यों के आधार पर, जो स्थितियां मैंने स्वयं देखी और समझी है और मेरे पास जो देश से फोन आ रहे हैं, उसके आधार पर स्वीकार करना संभव नहीं है।
अवधेश जी के लिए स्वीकार करना संभव नहीं है, मेरे लिए भी स्वीकार करना संभव नहीं है। ऐसा माना जा रहा है बीजेपी में दो गुट हो गए हैं, एक गुट मिशन 272 प्लस करना चाहता है और दूसरा गुट मिशन 272 प्लस नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को नहीं किसी तीसरे को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। प्रभात जी, मैंने वो दूसरा गुट तो देखा नहीं अभी तक, मुझे तो एक ही गुट दिख रहा है। मैं आपको सुषमा स्वराज जी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। नरेंद्र मोदी को बनाना है। मैं आपको सुषमा स्वराज का एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप भोपाल में हैं, वो विदिशा से चुनाव लड़ रही हैं। 60 किलोमीटर है आसपास का इलाका विदिशा से लगा हुआ है। आप जाके देखाइए उनकी सभाओं में सिर्फ सुषमा जी, शिवराज जी और आडवाणी जी के फोटो हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कहीं नहीं। एक बात सुषमा जी पर और प्रभात जी, सुषमा जी आज जवाब दे नरेंद्र मोदी जी के फोटो पूरे भोपाल में लगे हुए हैं, विदिशा में लगे हुए हैं, और जहां आवश्यकता है वहां लगी रहा है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं लगाने से वैसे ही चुनाव जीत रहे हैं। तो वहां पैसा खराब करने से क्या फायदा है? अगर लग भी गया तो क्या है और नहीं लगा तो क्या है? ये पेनी निगाह आपकी हो सकती है दीपक जी, इन निगाहों से आप देखो, हम नहीं देखते हैं। हमें तो चुनाव जीतना और विदिशा चुनाव जीत रहे हैं। पोस्टर किसका लग रहा है इससे कोई मायने नहीं रखता। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुझे लग रहा है कि मुझे नया चश्मा लगाना पड़ेगा, बीजेपी ब्रांड चश्मा। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी की फोटो लगाने से पैसा खराब करने से क्या फायदा। भाई बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए, और अभी इन्होंने एक बात और कही कि 450 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। हमारी जानकारी है जब इनकी 5वीं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बैठी थी तब 370 टिकट डिसाइड हुए थे। तो पूरे देश में हो सकता 2-4 और इन्होंने राजनाथ सिंह को अधिकार दिया था, 2-4 और कर दिए हों, तब 450 प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए। मुझे तो अभी तक नहीं पता। तो जो पार्टी 370, 75, 80 लड़ रही है वो 75% जीतेगी, तब इनको 272 आएंगे। तीसरी बात, आज जो है बीजेपी के ही वरिष्ठतम नेताओं का ये कहना है कि आज 3 बीजेपी बन गई है, एक असली, एक नकली, एक फसली, और इन तीनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब कौन सी बीजेपी जीतती है? जैसे यूपी में करीब इन्होंने 74-75 टिकट डिक्लेयर किए हैं, उसमें 25 आउटसाइडर हैं। 10 नेता जो यूपी के बड़े नेता हैं उन्होंने अपना लोकसभा स्थान बदला है। 40 ऐसे बड़े नेता हैं जिसमें 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसमें तमाम और एमपी मिनिस्टर, जिनको बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, वो इनसे नाराज हैं, इनसे बगावत में है। अगर आप कहें तो मैं एक नाम गिना सकता हूं, मिर्जापुर से देवरिया से शुरू करते हुए लखनऊ से आगे तक का एक नाम गिना सकता हूं। प्रभात जी को बाद में गिनाइएगा, जरूरत पड़ेगी। इस हालात में है, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि अभी तक कुछ महीनों पहले तक ये कहा जाता था और ये सबको लगता भी था कि बीजेपी को आरएसएस नियंत्रित करती है, आरएसएस कंट्रोल करती है, नागपुर से बीजेपी चलती है। लेकिन अब ये मिथ टूट गया है। अब आरएसएस और बीजेपी दोनों मोदी से नियंत्रित होते हैं, मोदी दोनों को चलाते हैं, मोदी जो कहते हैं उस तरह चलती है। तो जो थोड़ा बहुत भी चीजों को बैलेंस कर लेती थी आरएसएस, वो भूमिका भी उसकी समाप्त हो चुकी है। इसीलिए सारे बड़े नेता, जैसे कहते थे ना कि सारे 52 हाथ के हैं, एक कहावत है, अवधेश जी इसका विस्तृत बता देंगे, वही हाल बीजेपी की होके रह गई है। और ख्वाब देखते हैं सब्स्टिट्यूट बनने का, तो जनता इन्हें दिखा देगी कि किस लेवल के कहां तक के निचले पायदान से किसके सब्स्टिट्यूट बनेंगे। बहुत जल्द फैसला आ जाएगा पब्लिक का। देखिए, इसी दर्द से प्रेम शुक्ला जी भी पीड़ित है। नितिन गडकरी राज ठाकरे से जाकर मिल रहे हैं और बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर मन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में क्या खिलाफ फतह कर पाएगी जब दोनों भाइयों की नहीं बन रही है? क्या हो पाएगा बीजेपी और शिवसेना नाम के 2 भाइयों में? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों की मैत्री तब की है जब लाल किले पर भगवा फहराने का सपना सचमुच सपना था। 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होंगे, ये संकल्पना किसी की नहीं थी ना, वीपी सिंह चंद्रशेखर ही लोग सोच रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था 1991 में, 1996 में। और राजनाथ सिंह जी, हम तो कल परसों की बात हम लोग बैठे थे तो कह रहे थे कि शिवसेना के अलावा
न हमारा किसी से गठबंधन रहा है। बिना उद्धव जी से पूछे हम किसी को गठबंधन में लेने की सोच भी नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? राज ठाकरे से मिले हमारा नितिन सबसे पुराना गडकरी, मित्र है। आपको तो मिर्ची उनकी लगे तो मैं बात को क्या करूं? एकदम से नहीं, मिलने के लिए तो सोनिया गांधी से भी, सोनिया गांधी को भी उसके बाद शादी कितने आर्टिकल लिखे आपने सामना में, आप भूल गए? क्या कांग्रेस में अब सोनिया गांधी डिफेंड कर रहे हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद कितने आर्टिकल लिखे सामना में आपने, आप भूल गए, अब डिफेंड कर रहे हैं। उसमें नहीं, उसमें जो उनके बारे में कहना था वो डंके की चोट था। फिर कहते आएंगे और कहते रहेंगे। मित्रों के यहाँ खुलकर बातें करने का अधिकार होता है। शत्रुओं से जो है वो बातें तो होती नहीं है, उनसे तो युद्ध होता है। तो मतलब राज ठाकरे आपके मित्र हैं? युद्ध करते हैं, मित्रों से बातें करते हैं। मतलब मित्र का मित्र मित्र होता है, इसलिए राज ठाकरे आपके मित्र हैं? नहीं, राज ठाकरे हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मित्र का मित्र कांग्रेस मित्र का होता है। मित्र हमारा मित्र कैसे हो सकता है? राज ठाकरे नितिन गडकरी के मित्र हैं, नितिन गडकरी बीजेपी के नहीं, हैं। कांग्रेस का मित्र हमारा मित्र नहीं है ना। लेकिन राज ठाकरे तो है ना, क्योंकि राज ठाकरे नितिन गडकरी के मित्र हैं। राज ठाकरे नितिन गडकरी के कहने पे कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी नहीं, मित्र नीतीश जी का का मित्र था कि गडकरी जी चाहते थे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन गडकरी जी के ऊपर ये आरोप लगाने वाले नीतीश जी आरोप लगाए गए कि नहीं गडकरी जी पर? तो गडकरी जी के चाहने से या एक किसी नेता के चाहने से राजनीति के फलसफे नहीं बदल जाते। और गडकरी जी के चाहने के बावजूद 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब तक मन से उम्मीदवार उतार चुकी है। आगे की कोई गारंटी नहीं है। मित्र के तो घर कई की बार भी जो कुछ है चिंता मित्र हमारे को करनी राजनीतिक दल चाहिए। के कुछ लोग बातें करते हैं किसी से, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो मित्र के एकदम घर पूरी में करते हैं ना बीच में, वो उसकी हमारी भी करते हैं, चिंता उनकी करिए। करते हैं। लेकिन शत्रुओं के तो हम लोग इस बात की चिंता करते हैं कि कैसे धराशायी करें। भारतीय मित्रों से तो जनता हमारा बहुत पार्टी बेहतरीन समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है अपने 2014 दीवार और तक बैठे। छत में छेद कर रहे हैं कि जो आंधी तूफान बारिश आए उसमें जो है बाकी कुछ लोग नष्ट हो। समस्या यहाँ ये हो गई हुई है। नहीं, आप जरूर बताएं, तिरपाल का इंतजाम करेंगे। नहीं, तिरपाल का इंतजाम आप अभी से कर लीजिए। हम ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि तिरपाल का इंतजाम हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, सोते हुए लोग कुछ जागे, हवा में हवा ही ना हो जाए सब बड़ा कुछ। अच्छा कि आपने हम लोग को गर्मी से ही आप जो है चैत्र से ही तिरपाल बता दे रहे हो, लेकिन उनको बता दो जो बेचारे जो हैं इस गर्मी के शिकार होने वाले हैं। जो उनका कैंडिडेट कहता है, एक रवि किशन ने फूलपुर में बयान दिया कि ये इसलिए आए हुजूर, इनको तो इटली के बीच पे जो है मजा करना चाहिए था, आपकी खातिर आ गए हैं। तो जिनको इटली के बीच पे मजा करने की आदत है उसको अभी लू का पता लगेगा। लू का पता लगेगा। लू का पता राजीव रंजन जी किसको लगेगा? लू आपके खिलाफ चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी को लू का पता लगेगा, बीजेपी को लगेगा कि आपको लगेगा? दशा ऐसी है कि उनके कैंडिडेट उनके समक्ष बयान कर दे रहे हैं कि देखो प्रेम शुक्ला जी की प्रेम तुम्हारे शुक्ला यहाँ जी है। की वेदना हम समझ सकते हैं। दोपहर का सामना और सामना के संपादकीय के जरिए शिवसेना ने अपनी बातें जिस तरह से रखी हैं, अब वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। दोनों पार्टियों के अंदर जो टकराव है वो दिख रहा है और इसकी पृष्ठभूमि आज से 6 महीने पहले तय की जा चुकी है। देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता लगातार उनके संपर्क में थे। गडकरी जी तो बाद में पहुंचे और जिस तरीके से एक सहमति हो चुकी है कि विधानसभा की सीटें जब भविष्य में विधानसभा हम लड़ेंगे, आप लोकसभा नहीं लड़िए, हम बदले में विधानसभा के चुनाव के वक्त आपको एकोमोडेट करेंगे। ये समझौता अंदरूनी तौर पर हो चुका है। अब शिवसेना किस हद तक इस समझौते को स्वीकार करेगी ये बात की बात है, लेकिन ये चीजें महाराष्ट्र के नेता हैं और गडकरी जी आपकी बात मैंने सुन ली। भारतीय जनता पार्टी शुक्ला जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपकी बात मैंने सुनी है ना शुक्ला जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी भी चिंता कर रहे थे, आप नीतीश कुमार जी की चिंता कर रहे थे, सुनिए ना शुक्ला जी, आप नीतीश जी की चिंता कर रहे थे, हम सुन रहे थे ना। चिंता नहीं कर रहे तो कोर्ट कर रहे थे। नीतीश जी की चर्चा आप कर रहे थे तो हम सुन रहे थे। अब मेरी बात सुन लीजिए, कोर्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात कि आप कितना झगड़ा लगाना चाहते हो। हर बहस की तरह इस बहस को नहीं, इस बहस को बराबर, इस बहस को उस तरह मत ले जाइए जिससे
लोगों का मूल विषय से ध्यान बटे। सवाल पूरी तरह से स्पष्ट है दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बिल्कुल नहीं, अगर देश में सरकार बनाने की बात कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी पार्टी के नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व है सबके पर उन्होंने कतरे और ये संकेत दे दिया है कि उन्हें अपने बराबर या अपने से वरिष्ठ नेताओं की जरूरत अपने भावी रोडमैप में नहीं है। और मुरली मनोहर जोशी की सीट हो या जिस तरह से जसवंत सिंह का कत्ल हुआ है या जिस तरह से हरिन पाठक जी को 7 बार लगातार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहे 1989 से लेकर आज तक। जिस तरह से भावनगर की सीट पर राजेंद्र सिंह राणा की टिकट इन्होंने काट दी केवल इसलिए कि राजेंद्र सिंह राणा के घर पर संजय भाई जोशी जी दिल्ली में रहा करते हैं। और जिस बालकृष्ण शुक्ल की सीट इन्होंने छीनी है बड़ोदरा की, गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से उन्होंने वहां जीत दर्ज की थी, वो 1,86,000 वोटों से चुनाव जीते थे। ये लंबी फेरिस्त है, ये 4-5 सीटें नहीं है प्रभाष झा जी के हिसाब से देश में। और हमारे राज्य पर मैं नहीं जाऊंगा, हमारे राज्य के बारे में अवधेश जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। 40 में 25 सीटें वो बांट चुके हैं बाहर के लोगों को, और 1-2 ऐसे दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया जिसकी लोकसभा में कोई उपस्थिति नहीं थी, और लगभग 10 सीटें उन्होंने उनको दे दी है और 15 सीटें दूसरे तरीके से बांट दी। तो हमारा ये कहना है, देखिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के बीच कौन श्रेष्ठ है ये तो आने वाला समय बताएगा। आरएसएस की शाखाओं में स्वयंसेवक कम हो रहे थे, आरएसएस की भी व्यवस्था थी कि नरेंद्र मोदी के जरिए वो देश में एक बार फिर से अपनी धमक दिखाएं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी डिक्टेट करा रहे हैं टर्म और आरएसएस अब सुन रहा है। ये परिस्थिति नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दी और पार्टी को बाजाप्ता उन्होंने हाईजैक किया है। अपने कुछ लोगों के बल पर बौने नेताओं की एक कतार वो तैयार कर रहे हैं जिनके बल पर पार्टी के श्रेष्ठ नेताओं को किनारे लगाएंगे। और भविष्य में अगर 160 जो मधु किशोर ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जिसमें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का नाम उन्होंने लिया है और वो क्लेम करती है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ निरंतर संपर्क में है, तो इन तमाम बातों के आधार पर जो निष्कर्ष है कि उनकी पार्टी विभाजित है, कांग्रेस कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ बहुत ज्यादा उठा पाएगी, ये संभव नहीं लगता है। और इसलिए देश में जनादेश देने लेकर के एक अस्थायी और लोकप्रिय सरकार बनाने की जवाबदेही देश की तमाम क्षेत्रीय शक्तियां और वामपंथी दलों के गठजोड़ की है, और मुझे लगता है ऐसा ही फैसला आने वाले लोकसभा के चुनाव में आपको दिखेगा। प्रभाष जी एक मिनट प्रभाष झा जी, संशोधन करना जरूरी नहीं, मैं संशोधन बिल्कुल नहीं चाहता, इसमें आप करिएगा, लेकिन मैं सीधे प्रभाष जी के पास जाऊंगा। प्रभाष जी, क्या क्षेत्रीय पार्टी और तीसरे मोर्चे में इतना दम है कि वो देश को अगली सरकार दे सके सिर्फ बीजेपी के झगड़े के कारण? ये यही बात कह रहे हैं राजीव रंजन जी जो हम कह रहे हैं? अब राजीव रंजन जी ख्याली पुला पुलाएं, बिहार में क्या स्थिति हो रही है जनता दल यू की, उसकी कल्पना उनके सिवा कोई कर नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती मजबूती को देखकर ही सब घबराहट है, और इसलिए मुझे कुछ भी नहीं कहना, मुझे तो इतना ही कहना है कि हम झगड़ालू हो चाहे जैसे भी हो, हमें सरकार बनानी है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसके लिए चाहे जो आरोप लगाएं, अपने अपने घरों को न संभालते हुए दूसरों के घरों पर ज्यादा अध्ययन करना, ये आज का दृष्टिकोण बन गया है। इसलिए वो अध्ययन करते रहें और भारतीय जनता पार्टी की कमियां ढूंढते रहें। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कमियों के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। नहीं, कमियां हैं आप मान रहे हैं, कमियां हैं आप मान रहे हैं, झगड़ालू हैं आप मान रहे हैं क्या? नहीं, झगड़ालू आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं अगर हम झगड़ालू हैं तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है। अच्छा, मैं बताता हूं कितनी छोटी मोटी बातें हैं। तो हम चल रहे हैं, हमारी बढ़ती हुई। प्रभाष झा जी, छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इसमें क्या बात है? कौन सी नई बात हो गई है? एक फैक्ट है मेरे पास, बाड़मेर में जसवंत सिंह बागी हुए। ये सिर्फ बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, जिला स्तर के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिहार के बक्सर में लालमुनि चौबे बगावत की राह पर, फैजाबाद में रामविलास वेदांती, जौनपुर में स्वामी चिन्मयानंद, अहमदाबाद ईस्ट में हरिन पाठक, वलसाड़ से पूर्व मंत्री कांजीलाल भाई पटेल, देवरिया से कलराज मिश्रा की उम्मीदवारी का विरोध, गोंडा में उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, उत्तराखंड
पूर्व मंत्री बच्ची सिंह रावत ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा हुआ। आडवाणी की उम्मीदवारी को लेकर भी बीजेपी में बवाल मचा। बिहार में बीजेपी के कई दिग्गज एलजेपी के गठबंधन के चलते नाराज हैं। कर्नाटक में बी श्रीमालू के गठबंधन से सुषमा स्वराज को ऐतराज है। उमा भारती का आरोप, एमपी के नंबर 1 नेता ने मेरे खिलाफ खबरें छपवाई। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल अरुण जेटली को डिप्टी पीएम इन वेटिंग बताया। वहीं मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुषमा स्वराज को भावी डिप्टी पीएम बता रही हैं। अब मुझे बताइए, ये तो सब कुछ हो गया एक साथ, कैबिनेट भी बढ़ गई आपकी और नाराजगी भी हो गई। ये आपने रामायण की तरह वाचन कर दिया है। ये सब के कारण अपने अलग अलग हैं। मैं वही तो कह रहा हूं हर सर, पार्टियों में ऐसा होता है, मुझे कोई नया नहीं लग रहा। मैं वही तो कह रहा हूं, श्रृंखलाबद्ध कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पार्टी को कोई दिक्कत है इससे। मेरी पार्टी सक्षम है और इन सब जगह में हरीन पाठक जी कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। सुषमा जी ने स्पष्ट कर दिया है, डिप्टी पीएम वाली बात भी आ गई है। प्रकाश सिंह बादल जी ने कैसे ये कहा ये भी आपको पता है। ये सब चीजें आपके सामने हैं, कोई नई बात आपने नहीं बताई है। अखबारों की कतरनों को आपने पढ़ना शुरू किया है, इससे कोई भयावह स्थिति पैदा करने वाली बात नहीं है। न कोई भयावह मैं मानता हूं, छुट्टे मुट्टे चलते रहते, छुट्टी पुट्टी बातें चलती रहती है। अच्छा प्रभा जी, मध्य प्रदेश बीजेपी का वो कौन सा नंबर 1 का नेता है जिसने उमा भारती के खिलाफ खबर छपवाई? गलत जानकारी है। ये मैंने नहीं कहा, उमा भारती ने कहा है। मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। ये मीडिया, जी जरूर, ये मीडिया द्वारा प्रायोजित है। ये उमा जी ने भी जो कहा है वो मीडिया के आधार पर ही कहा है। अच्छा, मैं उमा भारती का आपको बाइट सुनाऊंगा, लेकिन मैं उमा भारती जी का वो बाइट भी सुनाऊंगा जो उन्होंने दिया है। जरा पीसीआर उस बाइट को तैयार करके रखिए, तब तक मैं चलता हूँ अवधेश कुमार। मुझे जानकारी है। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि सब जानकारी उमा जी को हो, जरूरी नहीं है कि सारी जानकारी उमा जी को हो। यह प्रायोजित है और कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा गया है। ये मैं कहता हूं उमा जी ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं आपसे कह रहा हूं। प्रभात जी, दीपक जी, देखिए यहाँ 2-3 बातें पहले स्पष्ट करूंगा फिर बताऊंगा। ये जो देश में ये फैला है कि सारे टिकट नरेंद्र मोदी के हाथ से जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी का पूरा नियंत्रण है, राजीव जी आज का सच नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के चाहते हुए भी लगभग आधे टिकट नहीं मिले हैं, वो उनको मिले हैं जो राजनाथ सिंह जी चाहे हैं। ये सच है। दूसरी बात आप देखिए, वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाना है तो नरेंद्र मोदी नहीं कहने जाते डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कि आप छोड़ दीजिए, ये काम अध्यक्ष का था। और ये पहले से अमित शाह दे रहे थे, इसको इतना क्यों लटकाया गया कि उनकी पोस्टर तक वहां छपे, उनको जाना पड़ा। इसको कई रूपों में देखिए, जरा बोल ले रहा हूं। उसी प्रकार से जो बिहार में रामविलास पासवान नहीं है, ये प्रभात झा जी को स्पष्ट करने नहीं, उनको भी उनको सामने जा रहा है। ये आपकी जवाबदेही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। हाँ, पक्ष है। और इस पक्ष के लिए तो प्रभात झा जी पार्टी ना मैं बता, मैं प्रभात जी नहीं बोल रहे हैं, उपस्थित है। अरे उनको अपना मेरा अपना विश्लेषण है, मेरा अपना विश्लेषण कर लेंगे। तीसरी बात यह है कि जब रामविलास पासवान से जब बोल रहा हूँ, रामविलास पासवान से जो समझौता हुआ, बिहार का एक भी अरे एक एक करके, किसी की आवाज किसी को नहीं आएगी, एक एक करके अवधेश जी का टाइम, उसके बाद मैं आऊंगा अखिलेश जी के पास। अवधेश जी, बिहार का एक भी कार्यकर्ता इसके पक्ष में नहीं था। शाहनवाज हुसैन, मैं बता रहा हूं, ये खबर में एकदम बिल्कुल सच्ची है। शाहनवाज हुसैन पहली बार रामविलास पासवान के घर गए, उनको कहा समझौता करिए। उन्होंने आके राजनाथ सिंह जी से बातचीत की, प्रदेश के किसी अधिकारी को बातचीत नहीं। और जो नरेंद्र मोदी के समर्थक थे उनको तो पता भी तब चला जब लगभग समझौता हो गया, और उसका विरोध है, पूरा व्यापक स्तर पर विरोध है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के सामाजिक समीकरण थे वो भी टूटा है और वो भी टूटा है। बोल लेने दीजिए ना, आप बोल लेने दीजिए। ये स्थिति बनी है तो प्रश्न ये है यहाँ, ये ना, आप बोल लेने दीजिए। ये स्थिति बनी है तो प्रश्न ये है यहाँ कि जो आडवाणी जी के साथ हुआ, नरेंद्र मोदी को आडवाणी के पास जाना पड़ रहा है। वो 4 बार बोल चुके थे कि हमको उम्मीदवार बनाइए, गांधीनगर से लड़ना है। अध्यक्ष ने जो बयान ये जाकर के चेन्नई में दिया, अगर 1 महीना पहले वो बयान दे दिए होते तो आडवाणी का इतना बड़ा जो है हंगामा नहीं होता। तो सवाल ये है कि केवल उम्मीदवारी का विद्रोह नहीं,
भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से जो माहौल बना रही है, उससे जो लोगों में निराशा आ रही है, उससे जो कार्यकर्ता निरुत्साहित हो रहे हैं, वो इसके जो है वोट में कमी लाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं संभली जहां जहां ये नाव में आप मुझे बताइए जरा, गिरिराज सिंह को नवादा और वहां के सांसद को बेगूसराय से भेजने की ये किसने निर्णय किया है? अब अश्विनी चौबे को भागलपुर से उठा के 300 किलोमीटर दूर जो है बक्सर से भेजने का किसने निर्णय किया है? तो ये पार्टी को चला कौन रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी आपस में ही एक दूसरे की हत्या करने वालों की पार्टी बनती जा रही है। ये स्थिति है केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर। प्रभात झा जी, मुझे अखिलेश जी के पास जाना था, लेकिन अवधेश जी ने कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं यहाँ पर। जी बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, इसमें अवधेश जी ने कुछ त्रुटियां रखी हैं, मैं उसे सुधार दूं। हाँ, सुधार दीजिए। चलिए अखिलेश जी, आप सुधार दीजिए। नहीं, जो अभी इन्होंने बताया कि मोदी जी ने नहीं, राजनाथ जी ने सारे टिकट यूपी के या मैक्सिमम टिकट बांटे हैं, ये सत्य नहीं है। 3 महीना पहले भी जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपने पार्टी की मीटिंग में ये चिंता जाहिर की थी कि मेरे पास 35-40 प्रत्याशी लड़ने के लिए नहीं है। इन लोगों ने 2 लोगों के जितने समर्थक हैं, आडवाणी जी और अटल जी, उनके जो जितने बड़े कद्दावर नेता हैं, उन सब का टिकट काटा है। और सिर्फ इसलिए नहीं, अब मैं आपको ओम प्रकाश जी मिर्जापुर से, वो बागी हैं, बेटा पार्टी छोड़ चुका है। केशव, ये लोग अध्यक्ष रहे हैं, केशव त्रिपाठी जी, प्रतापगढ़ से मोती सिंह जी, देवरिया से सूर्य प्रताप शाही, मणि जी, फैजाबाद से 2-3 लोग हैं। लाइन से गिनाता चला आऊंगा मैं, जहां इतना दूर तक कहेंगे मैं गिना दूंगा। टंडन जी लखनऊ में। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और आपके जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, तो उनकी मोहर लगवा ही लेते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक विद्रोह है यूपी में। भाजपा के अंदर 75 टिकट डिक्लेयर हैं, 25 जिसमें आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर वो जो अभी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आए हैं, ये भी नहीं कि 2 साल पहले 1 साल पहले आए हों। दूसरी बात जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो मोदी जी की हवा बीजेपी ये महसूस करती थी या मोदी जी महसूस करते थे, अब वो धीरे धीरे इन लोगों का एहसास होने लगा है कि वो धरातल पे टिकट बंटवारे के बाद वो धरातल पे वो हवा नहीं है। इसी कारण वो अपना भाषा की शैली और अपना नियंत्रण जो है बॉडी लैंग्वेज का, शब्दों का, वो खोते जा रहे हैं। और यही कारण था कि एक दिन इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये स्लोगन देना पड़ा कि मोदी नहीं, भाजपा की बारी है। और थोड़े दिनों में फिर थोड़े देर में ही दबाव के कारण उस स्लोगन को वापस लेना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से कितना दबाव भाजपा के उन नेताओं पे है जो टिकट बंटवारे में के कारण या शुरुआत के बाद से वो खुल के सामने आ गया। क्योंकि उसके पहले तो एक लक्ष्य था, लेकिन जब सबके लक्ष्य, सबके इंटरेस्ट टकराए, तब वो सब बिखर गया। तो अब ये सारे लोग जो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, सारे लोग जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ खामोश बैठ गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपने आप में पहली ही लड़ाई जो एक कॉन्फिडेंस की थी, जो वर्चस्व की थी और जो बड़े नेताओं का एक यूनिटी की थी, वो इससे दर्शाता है कि वो पहली लड़ाई हार चुकी है। अब हारी हुई लड़ाई बीजेपी लड़ने का प्रयास कर रही है। वो कितना लड़ पाएगी? 370, 75, 80 में से अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया 30%, 35%, 32%, तो भी कितनी सीटें होंगी अंदाजा लगा लें आप। ये तो कांग्रेस की सीटें बता रहे हैं, वैसे आप कांग्रेस की सीटें बता रहे हैं। प्रभात झा जी, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास और राहुल गांधी का कहना, कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की 370 सीटों की मैंने नाम गिनाया। हाँ, उसमें 30%, मैंने बोला उतनी 30% सीटें जो हैं 100 के आसपास वो कांग्रेस की आएंगी। ये कांग्रेस का सर्वे कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। बीजेपी आएगी जिस प्रकार से पहली लड़ाई हार चुकी है, आप सब जानते हुए भी आप दूसरे तरह से घुमा रहे हैं। अभी तक जितने सर्वे आए हैं, जी प्रभात जी बोलिए, वे सारे सर्वे बड़ा सुस्पष्ट स्वयं देखा होगा और पाठकों ने समझ लिया। मैंने क्या कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सरकार बनाने में, सरकार लाने में। चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी चिंता न करें। हम जैसे भी हैं, हम सरकार बनाएंगे, सरकार में आएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।
ये वर्ड ये शब्द जरूर नोट करें आप। दूर करने के ये लिए 5वीं बार बोला है इन्होंने, हम जैसे भी हम सरकार बनाएंगे जिस तरह से भी बनाएं, मतलब कोई आइडियोलॉजी सवाल पूछ लेता हूं मैं, जैसे भी सरकार बनाए इसका क्या मतलब हुआ? प्रभात झा जी, जैसे भी सरकार बनाए इसका क्या मतलब हुआ? जैसे भी बनाएंगे, जैसे भी सरकार बनाए इसका मतलब ये हुआ कि जनता के समर्थन से सबको मिल रहा है। हमारी चिंता नहीं करें, कांग्रेस को संभालें, बिखरती कांग्रेस, टूटती कांग्रेस, डूबती कांग्रेस को बचाएं तो समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी पर इतनी पैनी निगाह रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अपने हर समस्याओं के समाधान के लिए। कांग्रेस तो खत्म हो रही है इस बार चुनाव में, कांग्रेस को भी मालूम है। हम लोग तो प्रभात जी इस समय भाजपा की चिंता कर रहे हैं कि भाजपा को क्या हो गया है। भाजपा के लोग, दूसरी पार्टी के लोग पूछते हैं कि भाजपा जानबूझ के चुनाव क्यों हारना चाहती है। और इतने बड़े राजनीतिक दल में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। दीपक जी, ये ट्विटर बम जो सुषमा स्वराज आजकल शुरू की है, अखिलेश जी, दीपक जी, आजकल सुषमा स्वराज जो ट्विटर बम शुरू की है कि बैठे बैठे बाहर आकर के एक बार श्री रामालू को नहीं आना है। अब बेचारा श्री रामालू नहीं आएगा तो कर्नाटक में सुषमा स्वराज जाके जिताएंगी क्या? हरियाणा के एक बहुत अच्छे नेता पार्टी में आ रहे थे, प्रदेश के लोग चाहते थे कि यहाँ वोट बढ़ेगा, फिर ट्विटर बम हो जाता है। जसवंत सिंह पर कुछ होता है तो फिर ट्विटर बम आ जाता है कि भैया ये तो सीईसी में निर्णय ही नहीं हुआ था। पूरा का पूरा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पर देश आपका इतना बड़ा नेता ट्विटर बम से सवाल प्रहार कर देता है। ये कैसी पार्टी है, इसका संदेश कैसा जाएगा, मनोवैज्ञानिक असर कैसा होगा, ये जरूर सोचना चाहिए आप लोगों को। जनता समझती है, कार्यकर्ता समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। सुषमा जी ने कहा, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका पालन सुषमा जी ने कहा। दुख व्यक्त करना या विरोध व्यक्त करना ट्विटर के माध्यम से ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, सक्षम है। और इसके कारण कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं है देश में, न किसी को परेशानी है। अवधेश जी, जितना डीपली आप सोच रहे हैं उतने डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। अरे सर, सोचना आपको चाहिए, सोच हम रहे हैं। आते हैं, देखिए ना, आपके लिए कोई सोच भी रहा है। अपनी अभिव्यक्ति को रखने का सबको अधिकार है। प्रभात झा जी, ये सोचिए ना, देखिए आपके लिए कोई सोच भी रहा है। ये आपके लिए कोई सोच भी रहा है। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप बिल्कुल पूछेगा, लेकिन मैं अपनी एक लाइन कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टिकट बांटी गई है प्रभात झा जी, उसके बाद पहले लगता था कि 25 सीटें कम से कम जीतेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 12-13 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी बीजेपी। बिहार में भी, मध्य प्रदेश का लग रहा है। दीपक जी, आपका गणित क्या है मैं उसे नहीं पता। मैं आज भी कह रहा हूं कि सर्वाधिक सीटें मिलेगी। अब तक के इतिहास में जितनी सीटें मिली थी 25, उससे ऊपर मिलेगी। आपके यहाँ मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ। भाजी से जरा मुझे भी कुछ सवाल पूछ लेने दीजिए, वो बड़े सवाल है, देश की जनता मोदी शिवराज लहर चल रही है, आकर देखिए। चलिए, मध्य प्रदेश का क्या आकलन होगा ये हम 16 तारीख को बात करेंगे, तब मैं भी आपके सामने होऊंगा प्रभात झा जी, आप भी मेरे सामने होंगे। हम बात करेंगे कि 25 से ऊपर आप 25 से ऊपर आप पहुंच पाते हैं कि नहीं। लेकिन राजीव रंजन जी यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। राजीव रंजन जी, देखिए, वो कैसे भी सरकार बनाएंगे उस दिशा में तो वो कोशिशें उनकी जारी है। इसलिए कि अगर वो तमिल राष्ट्रवाद के नाम पर रामलला हम आएंगे मंदिर में बनाएंगे कर सकते हैं, राजद्रोह के कई मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो राज ठाकरे के साथ समझौता कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे का मतलब नाम लेना भी गाली सुनने के बराबर है। नहीं, राजीव रंजन जी, ये सवाल वैलिड नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के सबसे अच्छे दोस्त हैं, डांट पड़ जाएगी आपको कल। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त है वो आपके। प्रभात झा जी से है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। लोगों से समर्थन लेकर, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। से समर्थन लेकर के आप वाइको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, करते हैं, आप वाइको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो भ्रष्टाचार पर जो आपकी पार्टी का स्टैंड है वो जनता नहीं समझ पा रही है कि लालमुनि चौबे, अगर ईमानदारी का अगर कोई नाम आपको नहीं, अगर कोई पर्यायवाची शब्द नहीं मिल रहा हो तो लालमुनि चौबे का नाम ले लीजिए। ईमानदारी का प्रतीक उनको माना जाता है बिहार में। और दूसरी तरफ उनको आपने टिकट नहीं दिया और येदियुरप्पा रामलू जैसे लोगों के साथ आप राजनीतिक गठजोड़ कर रहे हैं। तो ये सवाल भी है जनता के मन में
कि कैसे भ्रष्टाचार का राजीव सामना रंजन जी करेंगे। रात को 65 नीतीश कुमार वर्षों जी को में नींद नहीं कांग्रेस आती ने है, एक मालूम बड़ा है हिस्सा आपको? देश में सत्ता में रह करके अगर जिया है तो उसके अनुरूप उन्होंने भ्रष्टाचार के अच्छा, मैं आप सबके पास आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा, बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद ये बहस जारी रहेगी।